Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Our website has very simple language articles, various draft of applications, over 100 webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is bachelor tenants, family tenant, paying guest, caretaker, employees, फ्लैट ओनर्स के लीगल रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत है, टेनेंट की क्या राइट्स है, फ्लैट ओनर्स की क्या राइट है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले बैचलर टेनेंट का मतलब वो जो सिंगल है, सिंगल लेडी है, अनमैरिड है, सिंगल मेल है, मेल बच्चा है, अनमैरिड है, हम उसको बैचलर टेनेंट कहते हैं। सिंगल होना चाहिए, भले वो डिवोर्सी ही क्यों ना हो, विडो क्यों नहीं हो, या जो भी कुछ है। उस सोसाइटी का मतलब ये होता है कि वो सिंगल है, उसके साथ में फैमिली नहीं है, उस फ्लैट पे फैमिली नहीं है। अब दूसरा होता है फैमिली टेनेंट। फैमिली टेनेंट का मतलब ऑफ कोर्स फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, और कोई रिलेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। पेइंग गेस्ट, बैचलर टेनेंट और फैमिली टेनेंट का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा फ्लैट रेंट पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया। तो आपके पास दो चार घर हैं, आपने उसमें से एक फ्लैट भाड़े पे दे दिया पूरा का पूरा, और आप और कहीं जाके रह रहे हो। तो उस आपके फ्लैट में बैचलर टेनेंट रह रहे हैं, एक रह रहे हैं या ग्रुप रह रहे हैं, जैसा भी रह रहे हैं। और फैमिली टेनेंट तो एक सिंगल फैमिली रह रही है। उसके अंदर फैमिली के डेफिनेशन में अगर आप बायलॉ नंबर 3/26 देखेंगे तो उसके अंदर फैमिली का डेफिनेशन दिया हुआ है, मदर फादर हस्बैंड वाइफ डॉटर वगैरह वगैरह वगैरह, करीबन 12-13 कैटेगरी दिया हुआ है उसके अंदर, उसको फैमिली बोलेंगे। तो फ्लैट ओनर की भी फैमिली उसमें कवर हो गई, और जो टेनेंट है उसकी भी फैमिली कवर हो गई। अभी कई बार क्या होता है कि आपका फ्लैट बड़ा है, 2 BHK, दो BHK है या 3 BHK है, आप अकेले हो या आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपका परिवार आपके साथ में नहीं रह रहा है, और आप उसी फ्लैट में रहते रहते आपने किसी भी सिंगल या मल्टीपल लोगों को एक रूम या दो रूम दे दिया, और उसको हम क्लासिफाई करेंगे पेइंग गेस्ट। मतलब आपके साथ में रहते रहते उस फ्लैट में अगर और कोई रह रहा है तो उसको हम पेइंग गेस्ट में क्लासिफाई करेंगे। केयर टेकर, केयर टेकर का मतलब क्या हो गया कि केयर टेकर मतलब आपका वो टेनेंट नहीं है, आपका वो पेइंग गेस्ट नहीं है, पर हो सकता है कि वो आपका एम्प्लॉय हो, सर्वेंट हो,
आपका दूर का रिश्तेदार हो, आप नहीं हो यहाँ पे, आप दिल्ली रहते हो या यूएसए रहते हो, तो आपने किसी को आपके फ्लैट में देख रेख के लिए रख दिया। देख रेख का मतलब हो गया केयर टेकिंग के लिए। तो जब केयर टेकिंग के लिए किसी को केयर टेकर रखते हो, केयर टेकर का परिभाषा बायलॉ नंबर 57 और 62 में कवर्ड है। बायलॉ नंबर 20 में भी उसकी परिभाषा दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं। तो ये हो गया केयर टेकर। अब एम्प्लॉयज हो गया, आपके खुद के इंडिविजुअल अगर कोई एम्प्लॉय है या उसकी फैमिली है, तो भी आप अपने फ्लैट पे उसको रख सकते हो। दे विल नॉट बी क्लासिफाइड एज टेनेंट। और अब फ्लैट अगर कंपनी के नाम पे है या ट्रस्ट के नाम पे है, तो उसके भी एम्प्लॉयज आप अपने फ्लैट पे रख सकते हो। दे विल ऑल्सो नॉट बी क्लासिफाइड एज ए टेनेंट। उनको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो टिपिकली डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है 10% का ऑफ द सर्विस चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्जेस पे 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगनी है। दैट मीन्स म्यूनसिपल टैक्सेस हो गया, जो सोसाइटी से नॉन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है, उसके ऊपर आपका नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं लगना है। तो आपके एम्प्लॉय, पर्सनल एम्प्लॉय कैन बी ऑल्सो टेकन इन एज केयर टेकर। लेकिन केयर टेकर में आप अपने किसी खास फ्रेंड को भी रख सकते हो, अपने दूर के रिश्तेदार को भी रख सकते हो, एम्प्लॉय को भी रख सकते हो। एंड इन केस ऑफ कंपनीज वगैरह, कई बार ट्रस्ट के नाम पे फ्लैट होता है, कई बार एनजीओ के नाम पे फ्लैट होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई भी है, तो अपने स्टाफ को रख सकते हैं, दैट इज एम्प्लॉयज। लीगल फॉर्मेलिटीज के नाम पे क्या क्या जरूरत है? जैसे बायलॉज में एक प्रोविजन दिया हुआ है, बायलॉ नंबर 20, 57, 52, नॉट 52, 62। तो एक सिंपल प्रोविजन है दैट you have to fill in form number 11, form number 27, you have to register that particular live and license agreement. You have to online inform the police department and get download what is called as police information report. It is not actually police verification report, it is only an information. पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, ये सब इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए ऑटोमेटिकली पुलिस डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि आप कौन हो, क्या हो, वगैरह वगैरह। इफ यू आर कीपिंग सम सॉर्ट ऑफ फॉरेन पीपल, देन तो दिस प्रोसीजर इज 100% कंपल्सरी। राइट्स की बात करते हैं, ये लीगल फॉर्मेलिटीज हो गया। अब लीगल फॉर्मेलिटीज में कई सोसाइटीज दे से कि वी वांट टू इंटरव्यू योर टेनेंट, मतलब उससे बातचीत करनी है, उसका इंटरव्यू लेना है कि वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है। इंटरव्यू लेने के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आपको अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है, ये सब टेनेंट को रखने के लिए। प्रश्न ये उठता है कि सोसाइटी के पास, मैनेजिंग कमेटी के पास ऐसा अधिकार है या नहीं है। कानूनी तौर पे देखा जाए तो उनके पास ये सब कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी कई सोसाइटीज अपने दादागिरी वगैरह करने के चक्कर में वो ये सब चीजें करती रहती हैं। राइट्स में टेनेंट के, फ्लैट ओनर के पास जो जो राइट्स हैं उस सोसाइटी में,
वो सारे के सारे राइट्स उसके टेनेंट को, ओनर के पेइंग गेस्ट को, ओनर के एम्प्लॉयज को और ओनर के केयरटेकर को, सबका सब सेम राइट्स है। ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये क्लियर कट जजमेंट पे आया हुआ है ये चीज। कई जगह ये कंप्लेंट्स आ रही है, हजारों कंप्लेंट्स आ रही है, न्यूज़पेपर में भी छपता रहता है कि भाई हम बैचलर टेनेंट को अलाउ नहीं करेंगे अपने सोसाइटी में। दैट इज टोटली इलीगल। फ्लैट ओनर का चॉइस है कि वो बैचलर टेनेंट को रखे या अपने एम्प्लॉय को रखे या किसी केयरटेकर को रखे या किसी को भी रखे। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लैट का टाइटल ओनर कौन है। फ्लैट का टाइटल ओनर अनिल भाई है या सोसाइटी है। और अगर सोसाइटी फ्लैट का टाइटल ओनर नहीं है तो कानूनी तौर पे सोसाइटी का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है कि आपको डायरेक्ट करे कि फ्लैट में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, एज लॉन्ग एज ये पूरा का पूरा प्रतिक्रिया जो है वो कानूनी हो। एज लॉन्ग एज उस फ्लैट पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा हो। ये राइट्स की बात आती है, ओनर की एज वेल एज टेनेंट्स की। अगर आपके फ्लैट में गैर कानूनी काम हो रहा है वो तो ओनर भी कर सकता है। तमाम न्यूज़ है गूगल पे, ओनर ने ऐसा किया वैसा किया। प्रोस्टिट्यूट्स के डेन चलते हैं, गैम्बलिंग के डेन चलते हैं, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं, ऑफिसेस चलती हैं, बिजनेस चलता है कल फ्लैट्स में। तो ये तो ओनर भी कर सकता है, ये तो टेनेंट भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी ये गैर कानूनी काम करता है तो अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि इज द सोसाइटी कैपेबल ऑफ और इज द सोसाइटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू टेल यू कि ये काम करो या मत करो। सोसाइटी के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है इस चीज का। तो आप किसके पास है ये अधिकार क्षेत्र? सोसाइटी का काम है, अगर कोई गैर कानूनी काम उनको ऐसा लगता है कि गैर कानूनी काम हो रहा है तो उनका काम है कि पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें, फायर डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करें, बीएमसी को इन्फॉर्म करें, पर वो खुद उस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सोसाइटी इज नॉट ए प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड प्लेस एज सच। सोसाइटी इज लाइबल ओनली टू प्रोवाइड यू, फ्लैट को क्या प्रोवाइड करना है, कॉमन एम्यूनिटीज और सर्विसेज। बायलॉ नंबर सेक्शन नंबर 2/16 और 19 में ये लिखा हुआ है। ये ध्यान रखने वाली एक चीज है, सोचने विचारने वाली चीज है कि सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी इस चीज पे कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती है ये बोल के कि बैचलर टेनेंट प्रोहिबिटेड है हमारे इधर, हम बैचलर टेनेंट को नहीं रख सकते। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी अथवा जनरल बॉडी कानून बनाने वाले अधिकारी नहीं है, कोई लोकसभा के मेंबर नहीं है जिनके पास ये सब कानून बनाने का पावर है। अब आप ये भी एक विचार करिए कि मान के चलो कि आपका फ्लैट खरीदने वाला ही एक बैचलर है, एक स्पिंस्टर है, शादी नहीं की, अकेला है वो, उसके पास पैसे उसने खरीद लिए। अब आप ये भी बोलेंगे कि मैंने तो बैचलर टेनेंट के अलाउ नहीं किया था, अब मैं बैचलर ओनर को भी अलाउ नहीं करता हूं। बैचलर तो बैचलर है, कैन यू स्टॉप हिम? तो ये सब विचार करने वाली चीज है कि ये सब चीजें नहीं हो सकती है। और हमारा कानून कायदा बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दिए भाई, इट इज इक्वल इक्वल। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि बैचलर हो या पेइंग गेस्ट हो या ओनर हो या कोई भी हो,
ये जाति का होना चाहिए, ये कास्ट का होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम का होना चाहिए, या ये नॉन वेज वाला होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब तो बोल नहीं सकते हो, आपकी तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी तो लंबी चौड़ी सजा भी होती है, जेल होती है। जैसे मैंने बताया, कॉमन एम्यूनिटीज और सर्विसेज के लिए ही सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म किया जाता है अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 16 एंड नथिंग एल्स। सोसाइटी के पास जो लीगल ज्यूरिडिक्शन है वो अगर टेनेंट्स को रखा हुआ है, लिव इन लाइसेंस का एग्रीमेंट अगर दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर सिर्फ 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस चार्ज कर सकते हो। ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है कि ये सोसाइटी, एनी टाइप ऑफ सोसाइटी, इज क्लासिफाइड एज अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 2 of the Consumer Protection Act. There are several judgments to this effect. अगर आप गूगल करोगे तो ये जजमेंट्स आपको मिलेंगे। Licensed tenant is classified as a nominal member under bylaw number 20, and he has legal right by default to reside in a member's flat, bylaw number 24। आपने अगर टेनेंट रखा हुआ है, लिव इन लाइसेंस रखा, फैमिली टेनेंट रखा हुआ है, तो उससे आपको फॉर्म नंबर 11 भरवाना है। मतलब ओनर भरेगा 11 नंबर, टेनेंट भरेगा 27 नंबर। एंट्रेंस फीस देनी है 100 रुपए का एंट्रेंस फीस देनी है। पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी है और नोटराइज या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द, या तो ऑनलाइन की भी कॉपी आती है आजकल, द थिंग्स आर रजिस्टर्ड ऑन ऑनलाइन बेसिस। You just simply take a printout and give it to the society. That is form number 11, 27, online police information report, self-attested or notarized or online downloaded copy of the live-in license agreement, and a check of ₹100 towards entrance fees. कई लोगों का यह आर्ग्यूमेंट होगा कि एमसीएस एक्ट में तो नॉमिनल मेंबरशिप का प्रोविजन नहीं है। नहीं है, लेकिन बायलॉज में है। बायलॉज में सोसाइटी के सर्विस चार्जेस का प्रोविजन है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का प्रोविजन है, जो एक्ट और रूल्स में नहीं है। तो जो कुछ एक्ट और रूल्स में नहीं है, आप उसको कानूनी तौर पे कानून में लागू होने वाला आइटम समझ के आप उसको बायलॉज में उतार सकते हो। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो है वो हर टाइप के सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है, वो रेसिडेंशियल सोसाइटी हो या कमर्शियल सोसाइटी हो या प्रीमिसेस सोसाइटी हो या इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो। प्रीमिसेस सोसाइटी का मतलब वो बिल्डिंग में ऑफिसेस हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वगैरह वगैरह टाइप की चीजें। आपका जो टेनेंट है, अगर वो बोनाफाइड टेनेंट है, बोनाफाइड का मतलब उसने ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन अभी चर्चा की हम लोगों ने, अगर वो भरा हुआ है तो ही इज ए बोनाफाइड टेनेंट। और साथ साथ में अगर आपका फ्लैट ओनर वो 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस दे रहा है, तो आपका जो टेनेंट है ही डिराइव्स ऑल राइट्स टू यूज ऑल द सर्विसेज and amenities that is available to the original owner member. This includes parking. अभी आपको ओनर के पास में एक पार्किंग नंबर 10 दिया हुआ है, ओनर वहां पे नहीं रहता है, तो ओनर की पार्किंग
उसका टेनेंट यूज करेगा। जिम फैसिलिटीज, कसरत वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पे, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल फैसिलिटीज, ये सारे के सारे फैसिलिटीज आपका बोनाफाइड टेनेंट यूज कर सकता है। देयर इज एन हाई कोर्ट जजमेंट टू दिस इफेक्ट। सो इन अदर वर्ड्स, ये सारी सर्विसेज और एमिनिटीज जो है कानूनी तौर पे आपके टेनेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकते हो ना, and the general body or the managing committee cannot pass any resolution barring or banning the tenant from using any services and amenities. आपने अगर ये कह दिया कि क्लब हाउस यूज नहीं करने देंगे तो लिफ्ट भी यूज नहीं करने दोगे, फिर गार्डन में बैठने भी नहीं दोगे. दिस आर ऑल्सो एमिनिटीज. बट the High Court has mentioned in a judgment that all these things are illegal and the tenant is a bona fide tenant and he has to be allowed to use everything. There is a there are consumer court judgments also do this particular thing. If the society is refusing or disallowing to use few or certain or limited services and amenities to the tenant, then they can be prosecuted under criminal laws. They can be prosecuted under Consumer Protection Act also. टेनेंट जो है, कोई भी टाइप का टेनेंट, बैचलर हो, फैमिली हो, केयर टेकर हो, वगैरह वगैरह, दे कैन नॉट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्निंग अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी. बायलॉ नंबर 26 में लिखा हुआ है. हाउएवर, अगर फ्लैट ओनर ने उस टेनेंट को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया हुआ है कि आप मेरे बिहाफ में ये सारे काम कर सकते हो, तो आपका टेनेंट सोसाइटी से डॉक्यूमेंट्स मांगना है, ये वो जो भी कुछ करना है, वो सारा राइट्स उसका बन जाता है. और सरप्राइजिंगली, अगर उसको मीटिंग अटेंड करनी है, जनरल बॉडी की मीटिंग अटेंड करनी है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे, पावर ऑफ अटॉर्नी में वैसा वाला क्लॉज होना चाहिए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को एक अर्जी करोगे कि ये परिस्थिति है, हमारे राइट्स प्रेजुडाइज हो जाते हैं, तो आई एम अलाउिंग माई POA होल्डर टू अटेंड द जनरल बॉडी मीटिंग. ही मे नॉट बी अलाउड टू वोट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So if the deputy registrar issues a directory order to the society to allow the POA holder, who may be a tenant, so he says that, tells the society कि ये POA holder है, I am ordering you to allow him to attend the general body meetings for limited purposes only. Society has to allow, because that is a direction given by the deputy registrar using his powers under 78. और अभी एक नवा सेक्शन निकला है 5 साल पहले, 154B27. इसमें ये लिखा हुआ है कि DR का ऑर्डर्स को रिफ्यूज करने के लिए आपको 5 साल के लिए डीबार भी कर सकते हैं. वो डीबार का सेक्शन 154B23 में है. दैट मीन्स कि इफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गोज टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार्स ऑफिस, सेज कि मुझे अटेंड करना है, मेरे पास ये पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकार दिया हुआ है ओरिजिनल ओनर ने, आप सोसाइटी को डायरेक्ट करो कि मेरे को अलाउ करो. और ये डायरेक्शंस अगर DR दे देता है तो सोसाइटी हैज टू मैंडेटरीली अलाउ दैट POA होल्डर to attend all general body meetings for limited purposes. That limited purposes should be prescribed or defined in the recital or in the clauses of the POA. This is strongly recommended because कई बार क्या होता है कि वो बैचलर टेनेंट को परेशान करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का.
तो जब बैचलर टेनेंट पुलिस स्टेशन जाता है या किसी अधिकारी के पास में जाता है तो वो ये कहते हैं कि आप टेनेंट हो, आपके पास अधिकार नहीं है मेरे पास आने के लिए आप उस प्रॉपर्टी के बारे में। हाउएवर अगर वो टेनेंट ये कहता है कि देखो मेरे पास लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट है और साथ में मेरे को अलग से पावर ऑफ अटॉर्नी राइट्स दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस हो, बीएमसी हो, फायर हो, they have to listen to that tenant, बैचलर टेनेंट हो, फैमिली टेनेंट हो, केयर टेकर हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हो, पेइंग गेस्ट हो वगैरह। तो दिस इज वन वे। इट इज ऑब्वियस कि जो टेनेंट है वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं बन सकता और उसका राइट्स वगैरह लिमिटेड रहते हैं। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट फ्लैट। सो सोसाइटी कैन नॉट टेल यू कि आप अपने फ्लैट पे क्या करो, कौन सा पेंट लगाओ, कौन आपके घर में आए जाएगा। अगर आपने बैचलर टेनेंट को रोका है तो इसका मतलब आपके रेगुलर जो गेस्ट हैं उसको भी रोकेंगे, आपके दूर के रिश्तेदार आते हैं जो एक आध महीना रहना चाहते हैं उसको भी रोकेंगे। तो ये सब चीज़ जो है कानूनी तौर पे ये अलाउड नहीं है। फ्लैट ओनर अपना फ्लैट कानूनी पर्पस के लिए किसी को भी रेंट पे लीज पे दे सकता है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ओनर ही डिटरमाइन कर सकता है, सोसाइटी नहीं कर सकती। ना सोसाइटी उस चीज़ का इंटरव्यू ले सकती है, ना सोसाइटी ये बोल सकती है कि हम इसको अलाउ करते हैं या हम उसको नहीं अलाउ करते। आपको ध्यान होगा हमारे एक प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो बैचलर थे, फिर भी उनको इलेक्ट किया गया और उनको बहुत बड़ा घर दिया गया रहने के लिए, बैचलर थे। सरकार ने तो ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है, पार्लियामेंट ने, कि बैचलर को नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे। वो तो सरकार, गवर्नमेंट इंडिया के सबसे बड़े घर में रहे, उनको परमिशन मिला रहने का। सोसाइटी अगर परेशान करती है, डिफॉल्ट करती है ये सब चीज़ों में, तो फ्लैट ओनर पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, टेनेंट भी कर सकता है, बेस्ड ऑन दैट क्लॉजेस ऑफ दैट लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट। और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई श्रूड टेनेंट ओनर है तो वो लिमिटेड पर्पस पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेसिफिक पर्पस पावर ऑफ अटॉर्नी वो अपने टेनेंट को दे सकता है। सोसाइटी फ्लैट ओनर जो है वो अमेरिका में जाके बैठा है, दिल्ली में जाके बैठा है, नहीं आना चाहता है यहाँ पे, वो 5 साल के लिए उसने दे दिया फ्लैट अपने भाड़े पे। ये कोई बंदिश तो है नहीं कि आप कितने साल के लिए भाड़े पे दे सकते हो। तो अगर परेशानी हो रही है तो वो टेनेंट, जो फ्लैट ओनर है, वो टेनेंट के लिए बार बार भाग के तो नहीं आ सकता। बगैर लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट के, रेंट एग्रीमेंट के, अगर आपके फ्लैट पे कोई रह रहा है बट विद द परमिशन ऑफ द ओनर, देन ही इज नॉट क्लासिफाइड एज ए ट्रेसपासर। सोसाइटी नहीं बोल सकती कि आपने लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है या रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है तो वो ट्रेसपासर है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी, जनरल बॉडी हैज गॉट नो पावर्स of investigating the tenant or conducting interviews और मेकिंग असेसमेंट ऑफ द टेनेंट कि वो गैर कानूनी है या शोर करेगा या वो दारू पिएगा या वो पत्ते खेलेगा या रात को 3 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, वगैरह वगैरह। ये उसका काम है ही नहीं। वो तो ओनर भी रात को 2 बजे आता है, ओनर भी अपने फ्लैट में तमाशा करता है, झगड़ा करता है। वो आपने देखा ही होगा आपकी खुद के सोसाइटी में, जोर जोर से म्यूजिक भी बजाता है, फ्लैट में आवाज करता है, दारू भी पीता है वहां पे। उसके घर में भी रात को लड़कियां भी आ सकते हैं, लड़के भी आ सकते हैं,
कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ और सिर्फ टेनेंट ही कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें या समझें तो फ्लैट ओनर ये सब चीजें ज्यादा करते हैं। हम लोग इस बारे में थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी डिसअलाउ नहीं कर सकती है, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है। अभी मानो अगर मैनेजिंग कमेटी ये बोलती है कि हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप उसको दबाव में लाएंगे, रुबाब से बात करेंगे, या टेनेंट को अंदर नहीं आने देंगे, तो उसको रिस्ट्रेनिंग बोलते हैं, या रोक रहे हैं उसको, तो रिस्ट्रेनिंग का ऑफिस बनता है। रिस्ट्रेनिंग का ऑफिस इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है। उसको हैरास कर रहे हो आप, वो अगेन इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है। न्यूसेंस क्रिएट करते हो, धक्का धुक्की करते हो, अलाउ नहीं करते हो, उसका सामान नहीं ऊपर नीचे लेके जाने नहीं देते हो, वो अगेन एक न्यूसेंस कहलाता है। उसको रिस्ट्रेन करते हो, आप रोकते हो या धमकाते हो, थ्रेटनिंग करते हो, ये सब का सब इंडियन पेनल कोड में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैनेजिंग कमेटी ये सारी चीजें नहीं कर सकती है, ये लायबिलिटी बनती है। और सिर्फ सेक्रेटरी या चेयरमैन के ऊपर नहीं बनती है, ये पूरे मैनेजिंग कमेटी के ऊपर बनती है। एंड उस जनरल बॉडी के मेंबर के ऊपर भी बनती है जो ये काम में मदद करता है। एंड उस सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर भी बनती है जो ये रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग, हैरासिंग, न्यूसेंस क्रिएटिंग और इंसल्टिंग वगैरह वगैरह जो भी करता है उसके साथ में, हर वो व्यक्ति क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए गुनहगार हो जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी लैंडलॉर्ड्स नहीं है। दे आर ओनली देयर ओनली फॉर 5 years, चेंज होते रहते हैं। आपको भी पता है कि मैनेजिंग कमेटी 6 महीना 1 साल के ऊपर कोई भी टिकती नहीं है। जोश में मैनेजिंग कमेटी बन जाते हैं, 3-4 महीने के बाद में जब ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं, जब पुलिस आ जाती है, जब पुलिस बुलाती है ये सब चीजों के लिए, तो सब पीछे हट जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, शौक पूरा हो जाता है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो जिसमें प्राइवेट क्रिमिनल आप कंप्लेंट कर सकते हो। जैसे आप गए पुलिस स्टेशन में, आपने बोला कि ऐसे ऐसे परिस्थिति हो रही है, पुलिस बोलता है कि भाई हम तो कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप पुलिस को बोलो ठीक है आप कार्रवाई मत करो, मेरा एक एनसी नोट कर लो, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का एक कंप्लेंट दर्ज कर लो। तो वो दर्ज कर लेता है। सेक्शन 339 लगता है, 341 लगता है, 34 लगता है, 153A लग जाता है, 298, ये सब इंडियन पेनल कोड के सेक्शन में। बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं ग्रुप्स में, पर्सनल फोन्स पे वगैरह कि भाई मैं पुणे से बोल रहा हूँ, मेरी सोसाइटी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, बांद्रा से बोल रहा हूँ, सोसाइटी अलाउ नहीं करती है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ये सारे सेक्शंस अगर आप सुनते हो तो आप इस सेक्शन में लॉन्च कर सकते हो। पहले कोशिश यही करो एफआईआर फाइल करने के लिए। टिपिकली पुलिस ओवरलोडेड है काम से, इसके लिए एफआईआर नहीं लेती है कई बार। तो आप ये बोलो कि ठीक है मेरा एनसी लॉन्च कर लो। एनसी लॉन्च करने के बाद में अगर एनसी भी नहीं लेती है तो आप प्रॉपर रिटर्न कंप्लेंट दे दो, डिस्क्राइबिंग ऑल द इवेंट्स, डिस्क्राइबिंग द पर्सन, जो भी नाम है उसका, कि भाई अनिल शर्मा चेयरमैन है, ये सुनील शर्मा सेक्रेटरी है, जो भी जितने भी नाम है, ये सिक्योरिटी के नाम जो भी है वो वगैरह वगैरह, और एक प्रॉपर कंप्लेंट दो। सेकंड कॉपी में ठप्पा लेकर आओ, 1 हफ्ता रुको, और फिर आप कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर आप
मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो आप एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हो। प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट के लिए आप मजिस्ट्रेट साहब को ये बोल सकते हो कि ये मेरा कंप्लेंट है, मैं अर्जी डाल रहा हूँ 156 ब्रैकेट 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में, और पुलिस को डायरेक्ट किया जाए इस पे इन्वेस्टिगेशन व चार्जशीट फाइल करने के लिए। वैसे देखा जाए तो पुलिस आर ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 149 and 154 of the criminal procedure code. आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू कि टेनेंट का क्या क्या कंडीशंस हैं। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी व जनरल बॉडी या आपके नेबर्स ऐसा बोलते हैं, कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो बैचलर टेनेंट है वो बाहर से आए हुए हैं, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, शोर करते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग एब्यूजर्स हैं, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स आते रहते हैं, लाउड म्यूजिक प्ले करते रहते हैं, वगैरह वगैरह। या सोसाइटी के नीचे झगड़ा करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, या पान थूकते हैं यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो फ्लैट ओनर्स भी करते हैं, फ्लैट ओनर की बीवी बच्चे भी करते हैं, उनके रिश्तेदार भी करते हैं। तो इसमें आप बैचलर टेनेंट को आप अलग से कैसे कर सकते हो? अभी जैसे अनिल भाई है, अनिल भाई बॉम्बे रहता है, उसका एक बच्चा है, लड़का 20 साल का, उसको आपने पूना भेजा एजुकेशन के लिए। पूना एजुकेशन कैपिटल है इंडिया का, तो वहां पे भेजा। जैसे बैंगलोर आईटी कैपिटल है, वैसे पूना एजुकेशनल कैपिटल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे वन टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला है, ये रिकॉर्ड में भी है, आप गूगल करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो अनिल भाई का लड़का पूना जाता है, और पूना की वो सोसाइटी बोलती है कि नहीं भाई, बैचलर टेनेंट तो हम अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे उसका बापूजी मुंबई के सोसाइटी में, बॉम्बे के सोसाइटी में बोलता है कि बैचलर टेनेंट हम अपने सोसाइटी में बॉम्बे में अलाउ नहीं करेंगे। वहां पे जाने के बाद में उसका लड़का को सेम ट्रीटमेंट मिलता है। अब आप सोचिए कि वो अनिल भाई यहाँ पे जो है, उसको कैसा लगता होगा। यहाँ पे दादागिरी कर रहा था वो, और पुणे के सोसाइटी में पूना का चेयरमैन सोसाइटी वगैरह वगैरह दादागिरी करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, बैचलर टेन अगर बैचलर है तो वो फ्लैट खरीदी कर सकता है। अगर बैचलर ओनर बन सकता है फ्लैट का और उस फ्लैट में रह सकता है, तो बैचलर टेनेंट को भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी का जो मेंबरशिप इट इज एन ओपन मेंबरशिप, सेक्शन 22-23 में लिखा हुआ है। दैट मीन्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप। आप ध्यान रखो कि आपका जो टेनेंट है वो नॉमिनल मेंबर बनता है, भले उसको राइट्स नहीं है, लेकिन 100 रुपये एंट्रेंस फी देने के बाद में वो एक नॉमिनल मेंबर बनता है। मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये कास्ट का है, या मेल फीमेल है, या जवान बूढ़ा है, या इस उम्र का है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हो आप। So friends, I will, there are many things, but we will take up all those things during our question answer session. I'll take a 2 minutes short break for our sponsors, and we'll come back. Please stay with us.
Welcome back, friends. Now we can take up questions by our friends here. We are taking questions only relating to today's topic. That is, आज का विषय है बैचलर टेनेंट, फैमिली टेनेंट, पेइंग गेस्ट, केयरटेकर्स, एम्प्लॉयज, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो उनके राइट्स. फ्रेंड्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस, जिस किसी को भी दोस्त को, फ्रेंड्स को प्रश्न पूछने हैं, आपके स्क्रीन में ऐसा वाला एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए. We will take up your questions in sequence. We are taking only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. If your video is not switched on, जैसे मेरा video switch on है, if your video is not switched on, then we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So our first question is by Mr. Yashpal Dhawan. Mr. Yashpal Dhawan. Okay. Our next question is by Mr. Anup Kumar. Mr. Anup Kumar. Mr. Anup Kumar, please unmute the microphone. Okay. Next question is by Mr. Naveen Jain. Mr. Naveen Jain, can you- हाँ, हेलो. हाँ, नमस्कार सर. नमस्कार. आज आज का जो सब्जेक्ट है उससे ही रिलेटेड है. एयरबीएनबी जो होता है ना, हाँ जी. जो टूरिस्ट को अपना पार्ट ऑफ द फ्लैट या पूरा फ्लैट वो बीएनबी एयरबीएनबी को देते हैं, तो वो लीगल पोजीशन क्या रहेगी उसमें? एयरबीएनबी वगैरह जैसे संस्था जो है या कंपनीज जो है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द टूरिज्म डिपार्टमेंट, डीटीडीसी बोलते हैं जिसको. डीटीडीसी का एक प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक प्रोग्राम है. वो प्रोग्राम के लिए आपके घर में जब टेम्पररी गेस्ट आते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिनों के लिए, जितने भी दिनों के लिए भी आते हैं, तो डीटीटीसी का आपका उनका पैरामीटर सेटिस्फाई करना है. उनका कुछ कंडीशंस हैं कि आपके फ्लैट इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. पुलिस क्लियरेंस लेके आना है और अथॉरिटी को सबमिट करना है. अथॉरिटी के सबमिट करने के, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, बिकॉज द लेजिस्लेशन अलाउज यू दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका एक्चुअली बड़े क्रूड फॉर्म में जिसको टिपिकली हम बोलते हैं ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम. तो लोग आते हैं, आपके घर पे रहते हैं टेम्परेरीली, आपका कल्चर स्टडी करते हैं, आपका फूड हैबिट स्टडी करते हैं. बाहर के देश से भी आते हैं लोग. आप अगर महाराष्ट्र में है तो तमिलनाडु से कोई आता है, वो आपका कल्चर देखता है. ये अलाउ किया हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने. तो आप अभी ये नहीं बोल सकते हो कि एयरबीएनबी या बीएनबी या वगैरह वगैरह को आप अलाउ नहीं करोगे या सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट करेगी. इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना है. दे आर एज गुड एज योर पेइंग गेस्ट.
So there is no need of any police clearance in that. There is no need of giving any non-occupancy charges to the society. जब वो टेनेंट आपके पास में आता है, आपका पुलिस क्लियरेंस है, और अगर वो फॉरेनर है तो फॉरेनर वाला अपना पुलिस क्लियरेंस देगा. आपका काम है, आपके जो टेनेंट है उसको आप टेनेंट मत बोलिए, उसको आपको गेस्ट बोलना पड़ेगा. तो गेस्ट का आपको डीटीडीसी का जो भी पैरामीटर्स है कि भाई ये सारे कागज लेने हैं, ये फॉर्म भरना है, इतना रेंट चार्ज करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो दैट इज परफेक्टली लीगल. अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि कानूनी तौर पे वो गैर कानूनी है या कानूनी है, तो जवाब ये है कि इट इज परफेक्टली लीगल सर. यस, इफ इट इज लीगल देन सोसाइटी का कुछ रोल इसमें है या नहीं है? जैन साहब मुझे ये बताइए, मैं बाकी सबको भी यही पूछता हूँ कि फ्लैट किसका है, आपका है या सोसाइटी का है? हाँ, वो तो इंडिविजुअल टाइटल ओनरशिप जो एग्रीमेंट है वो नवीन जैन के नाम पे है या नवीन सीएचएस के नाम पे है? नहीं, नवीन जैन. आपके फ्लैट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन डिसाइड करता है ये चीज? आई विल डिसाइड. आप ये नहीं बोल पाओगे ना कि मैं अपना, मेरा फ्लैट है तो मैं गैम्बलिंग करूंगा. कानूनी तौर पे कानूनी एक्टिविटीज जो हो सकती है वो आपको करने का अधिकार है. बीएनबी स्कीम जो सरकार ने निकाला है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने निकाला है, वो कानूनी स्कीम है. तो आप अपने फ्लैट पे अगर किसी को रखते हो तो वो कानूनी तौर पे रख रहे हो. अब इतना ही है कि रखने के पहले आपको कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है. अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे करते हो तो वो होटल हो गया या गेस्ट हाउस हो गया या रिसोर्ट हो गया, तो उनके अलग फॉर्मेलिटी, उनके 50 फॉर्मेलिटी होंगे. लेकिन ये वाले फैसिलिटी में शायद 2 या 4 फॉर्मेलिटी ही पूरा करना है. फॉर्मेलिटी पूरा करते हो, कानूनी आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. आप उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो. थैंक यू जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक्स. Our next question is by Mr. अनूप कुमार. आपका कोई प्रश्न है क्या? आप वीडियो ऑन करिए. हाँ सर, एक मिनट सर. सोसाइटी मेरे को टेनेंट का ये लीवल लाइसेंस एग्रीमेंट का कॉपी मांग रही है. ऑफ कोर्स देना है आपको वो चीज. बायलॉ नंबर 19 में देखिए आपको क्या क्या देना है उनको. बायलॉ नंबर का जो फॉर्म है 11 नंबर है, 27 नंबर है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पुलिस का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये पुलिस टेनेंट रखा है, टेनेंट का लीवल लाइसेंस का एग्रीमेंट का कॉपी मांग रही है. ऑफ कोर्स आपको देना है उसको. सोसाइटी को कैसे पता चलेगा उसके रिकॉर्ड में कौन है क्या नहीं है? जब अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, एक मिनट, हमने इनको इंफॉर्मेशन दे दिया है पुलिस वेरिफिकेशन का. बीच में इंटरप्ट मत करिए. आपने प्रश्न पूछ लिया, लेट मी आंसर. ओके. ओनली वन मैन कैन टॉक एट वन टाइम, आइदर आई टॉक और यू टॉक. सो आप पूरा पूछ लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ. सर पूछिए. गो अहेड मिस्टर अनूप कुमार. वो इसका एग्रीमेंट का कॉपी मांग रही है मेरे को. ओके, आई हैव आंसर्ड यू. As per the bylaws, you have to give a copy of the live-in license agreement to the society for its records. Because if there is any problem, the police will not come to you because you are sitting in Delhi. You are sitting in America. Okay. So the police will approach the society. Society is the office for the database. So the society has to have a copy of the same. Okay. The society also requires a copy to determine non-occupancy charges which will coincide with the date of the live-in license agreement. Okay. Next question is by Mr. Kuldeep sir. Sandhu Kuldeep sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, sometimes what I've seen, the society clubhouse
is they restrict only the members to be use the clubhouse. They don't allow the tenants the facilities which are there, like it could be swimming pool, it could be squash court or tennis court or something like that. And they say that no tenant is allowed, only the members are allowed. So now what happens is that sometimes the member is giving the house to a tenant, and therefore tenant likes to be member of that clubhouse. So what is the position on that? Let me argue with you, sir, for 1 or 2 minutes. The service charges of the clubhouse maintenance, etc., is it included in the service charges component of your balance sheet? Yes or no? Yes, sir. That's included in the service charges. जैसे उदाहरण के तौर पे आपका क्लब हाउस है, आपका स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस की झाड़ू पोता लग रहा है, बिजली का बिल पे कर रहे हो आप, रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हो, वगैरह 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 करे जा रहे हो, वो सबका खर्चा आप सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस में जोड़ रहे हो. आपका जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है टेनेंट का, वो किस चीज पर डिटरमाइन करना है? बायलॉज के हिसाब से गवर्नमेंट का डायरेक्टिव भी है वैसा वाला कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो है आपका, मेंटेनेंस में सर्विस चार्जेस का 10% लेना है आपको. अभी आपने कहा कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह वगैरह का जो मेंटेनेंस है, खर्चा पानी है, वो एक्चुअली सर्विस चार्जेस में डिटरमाइंड है, और वो हमारे बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट या शीट सेक्शन 75 में जो लिखा हुआ है उसमें डिटरमाइन करते हो आप. सर्विस चार्जेस का 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आप ओनर से ले रहे हो. टेनेंट is a privy to the owner and a third party privy to the society by virtue of that entrance fees of 100 rupees which you had taken from him. And tenant also, कंज्यूमर कोर्ट की भाषा में बात करें तो टेनेंट ऑल्सो विल से कि मेरा मालिक जो है वो 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस दे रहा है सोसाइटी को सेम सर्विसेज के लिए, जिसका वो सर्विस चार्जेस तो ले ही रहा है, वो प्लस सर्विस चार्जेस के ऊपर 10% ले रहा है. वो क्यों ले रहा है? क्योंकि मैं वहां पे रह रहा हूं एज ए टेनेंट, पर मेरे को सर्विस आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, तो इट अमाउंट्स टू नेग्लिजेंस, it amounts to deficiency, it amounts to nuisance, it amounts to harassment, and even it amounts to criminal intimidation also. So in other words, as I mentioned to you earlier during my lecture, there is a High Court judgment which says you cannot stop services and amenities to your bona fide tenant. This also is reflected in several कंज्यूमर कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो. कंज्यूमर कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि स्टॉप किया है, आपने डेफिशिएंसी किया है, इतना हर्जाना देना पड़ेगा आपको. सर करोलरी, अगर इसकी हम करोलरी लें, मान लो कि सर्विस चार्जेस में इंक्लूड नहीं है और वो टेनेंट नॉमिनल मेंबर बन जाता है 100 रुपीज दे के, एंड ही इज विलिंग टू पे, लेट्स से कि इफ यू आर यूजिंग द स्विमिंग पूल इट्स 300 रुपीज पर मंथ, or if you're using A, B, C, D facilities, and he's willing to pay, then I suppose he should be allowed to make use of the facilities. That would amount to intimidation, that would amount to extortion, that would amount to fraud, that would amount to cheating. Why? Because that particular facility is there within the confines or compound of the society. And anything which is there inside the society, the maintenance has to be borne by every owner member of the society. You cannot say now कि नहीं भाई 4 आदमी से लेंगे, 4 आदमी से नहीं लेंगे, या वो बिजनेस तो था नहीं कि यूज एंड पे के हिसाब से करोगे. Now there is a bypass to it, but you can amend your bylaws and say
कि ये फैसिलिटी के लिए इतना एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ओवर एंड अबाउ the service charges. So that particular component, you will have to have it amended in the bylaws in an AGM, not even in an SGM also, by following procedures of law. Procedures of law, वो section 13 read with rule 12 of the महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स। आप ये चेंज कर लीजिए, तो आपने जो कहा वो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। सो एनीथिंग विच यू वांट टू चार्ज एक्स्ट्रा नाउ ओवर एंड अबाउ योर सर्विस चार्जेस, क्रिएट ए जस्टिफिकेशन, कि भाई फैमिली में जो फ्लैट ओनर है सिर्फ मियाँ बीवी को अलाउ करेंगे, उसके बच्चे के लिए इतना हम एक्स्ट्रा करेंगे करके, या हम एक्स्ट्रा उसके टेनेंट के लिए एक्स्ट्रा करेंगे, या उसके घर में अगर कोई कैजुअल गेस्ट आ गए तो उसके लिए एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप 4 मेंबर हो आपके फैमिली में, आपका आपका ब्रदर का लड़का आ जाता है रहने आपके साथ में, आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी। आप उसको आपका रिश्तेदार है तो खाना खिलाओगे, तो बोलोगे पहली 2 रोटी तो हम आपको विदाउट एनी चार्जेस दे देंगे ना, आप अपने भाई के लड़के को बोलोगे, और बाकी की रोटी का आपका अलग से देना पड़ेगा, या तो घर में ये काम करना पड़ेगा। It amounts to that particular thing. So if you want to amend it, please amend the bylaws, proceed. Otherwise, the law as of today is the entire facility inside the society have to be borne by everybody, all the members of the society. And if it is borne by all the members of the society, so proportionately अनिल भाई का फ्लैट का भी अनिल भाई दे रहा है, और अनिल भाई के घर पे अगर एक्स्ट्रा गेस्ट आते हैं, पेइंग गेस्ट है या टेनेंट है, तो वो अनिल भाई के बिहाफ में यूज करते हैं, और अनिल भाई उस बिहाफ के बदले में सोसाइटी को 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यू डू नॉट हैव एनी जस्टिफिकेशन टू से कि मैं इसका एक्स्ट्रा लूंगा। एक्स्ट्रा तो आप ले ही रहे हो वैसे भी, अब वो दादागिरी कर लो जो कि चलती है शहरों में, कर लो तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी को फाइट करना है तो आप फाइट करेंगे, और आपका सक्सेस 100% एश्योर्ड है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड कंज्यूमर कोर्ट इन द सेम मैटर। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Welcome, sir. Welcome. Mr. Yashpal Dhawan, are you there to ask your question? Okay, our next question is by Mr. Max Montorio. Mr. Max Montorio. Good evening, sir. Good. Please switch on your, yeah. Okay, go ahead. Sir, I want to ask you, can a provisional member rent out his place or sell out his place? Can the society permit him to her to do that? A provisional member is a nominee. Am I correct, sir? That's right, sir. Okay. Now let me ask you, Mr. Montario. Anji. A nominee, is it necessary that it be your family member? कोई कानून है क्या? आपने रीड किया है क्या सर ऐसा कोई कानून? You know, a nominee, I'm asking you whether a nominee can only be your family member, or can it be your local pan wala or bhaji wala also? It could be anybody, sir. Anybody. So now supposing आप 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हो जी, और आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है नीचे या गाड़ी धोने वाला जो है, जो भी कोई है, उसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो क्योंकि 20 बरस से जानते हो, एंड ही इज रियली ट्रस्टवर्दी। आप उसको अपने घर की चाबी दे जाते हो, तो डू यू थिंक उसके पास राइट हो जाता है उस फ्लैट को भाड़े पे उठा देने के लिए? नो सर. योर प्रोविजनल मेंबर इज ऑल्सो ए नॉमिनी. Now you answer me yourself. Does a provisional member have right to rent out the flat?
Answer me, Mr. Montario. No, he does not have the right. So have I answered you, sir? Yes, sir. Okay. So Can I? for starters and enders also, provisional member is just like a chowkidar. Correct. He does not derive any right, even though he is a legal hire. He may be the son, he may be the wife, he may be anything. But if that particular membership, remember the flat is not transferred, remember that. Only the society membership is transferred, that is only a provisional membership. There Correct. are two components to your flat. Flat number 101, title ownership deed is owned by Mr. Montario. Does that title ownership deed is owned by the provisional member or by the society? It cannot be. Am I correct, sir? Yes, sir. Okay. So if it is not owned by that particular flat owner, only the flat owner can sell or gift or mortgage or rent or whatever. Okay, sir. Thank you. He does not have any authority. Anyway, thank you, Mr. Monterey, for joining in. Thank you, sir, for answering. Okay, next question is by Mr. Sujit Deshmukh. Mr. Sujit Deshmukh. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. Sir, I have the query regarding there is one member who wants to give his flat on rent to a company wherein he wants to use the flat as a guest house for the company employees. So, whether it is allowed? If the flat was purchased in the name of the company, No, it is not. It is on an individual owner person, not a entity. so what happens is that when you execute a particular agreement, you need to declare in the agreement, in the live-in license agreement, the purpose of renting out that flat. Okay. Now, in that rent agreement or LNL agreement, live-in license agreement, what would you be writing? For residential purposes or for paying guest purposes? What would you be writing, Mr. Deshmukh? For this paying guest purpose, then. Okay. So if you write paying guest purpose, you'll have to take permissions from various departments, which includes BMC, by BMC, by fire department also. And then after complying with it, पेइंग गेस्ट का मतलब है एक होटल हो गया या तो एक रिसोर्ट हो गया वगैरह वगैरह. तो उनके क्राइटेरिया हैं कि भाई 1 to 50 का क्राइटेरिया करना है, ये फायर फाइटिंग सिस्टम रखना है वहां पे, ये रजिस्टर्स रखना है, ये रिसेप्शन होना है वगैरह वगैरह वगैरह. Okay. So the conclusion is कि if the flat is rented out to a company, the company may take that flat on rent to house or to reside its own officers or directors or manager, but prefixed. Prefixed. But you cannot say कि एक महीना मैनेजर रहेगा, एक महीना डायरेक्टर रहेगा, एक महीना स्वीपर रहेगा, एक महीना क्लर्क रहेगा, या एक महीना ये ऑफिसर रहेगा, एक महीना वो ऑफिसर रहेगा. That amounts to a paying guest. Right. But if you are giving the flat to a company for 3 years, then that 3 years में वो जो डायरेक्टर है उसका BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन आपको पास करना है. Okay. कि ऐसा 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 करना है करके, और वही रहेगा. हाँ, वो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन साल 1.5 साल 2 साल जो भी टाइम के बाद में आप चेंज कर सकते हो. उसका पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लगेगा वगैरह करके प्रोसीजर फिर से करना है, बट द एग्रीमेंट विल रिमेन द सेम. Okay. Sir, does that mean that आपने बोला कि prefix? So can the agreement can be made on the 4 people if directly not on company, but suppose prefix employees है, and can it be done for 4 different people? Yes, it can be done. It is your flat. Okay. You may keep bachelor tenants, you may keep live-in partners, you may keep anybody in your flat as long as keeping of tenants or persons are a legitimate thing. And that should not be a short stay
and the police information report should be available for It those. can be a And short stay. You can make an leave and license agreement for 3 months also. okay, But no, every time you'll have to do that thing, you'll have to register that agreement. Every time you'll have to get that police information report. Every time you have to pay that entrance fees of 100 rupees. Every time you have to fill in that form number 11 और 27. वो सारा प्रोसीजर आपको हर टाइम करते जाना पड़ेगा. okay, sir. So, sir, this agreement will be executed as a residential purpose, then, right? Not as a yeah. Of For course, 3 years. if अभी जैसे आप फॉर्म नंबर 4 देखो या 3 देखो, तो आपकी सोसाइटी रेसिडेंशियल सोसाइटी है. Yes. उसमें लिखा हुआ है आई एग्री टू यूज द फ्लैट फॉर द पर्पसेस इट वाज अलॉटेड. ये एक कॉमन सेंटेंस है आपके बुक में, बायलॉज के बुक में. Okay. तो इट इज अलॉटेड टू यू फॉर व्हाट पर्पसेस. नाउ यू नीड टू डिटरमाइन दैट. Understood. Was it Sir. allotted for commercial, industrial, residential, gambling, or for what? Residential. By the way, gambling is also legalized in India for certain categories. Anyway, Thank you. thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, next question is by AccuSafe Accounting. Good evening, sir. My question is regarding tenant agreement. Our society has issued the notice to the owner who has given their flat on rental basis, but the owner is not submitting the agreement copy to the society. So in that case, society what action can be taken in that case? Well, submission of the documents to the society, I think it is covered under bylaw number 35. है ना? 35 में लिखा हुआ है. I think it is 35. I'm not sure right now. Okay, you have got to submit so and so documents to the society. That includes this 11 number, this 27 number, this entrance fees वगैरह वगैरह. So if you are not doing that, it amounts to violating the bylaw. Am I correct, sir? Correct. क्योंकि bylaw में लिखा है आपने उसका compliance नहीं किया, तो that means it is violation. You agree to this much, sir? Correct. Now, if it is a violation of Yes, the bylaw, then there is a provision under bylaw number 165 for a penalty or a fine, whatever you may say. I think it is 5,000 rupees for violation of the bylaw. Okay, so you can levy that 5,000 rupees as penalty in the owner's bill. This is one component. Secondly, if you know for sure कि वहां पे अनिल भाई रह रहा है टेनेंट बन के और उसका डॉक्यूमेंट नहीं आया हुआ है, तो what should the secretary do? Legally, he has to inform the police station on the letterhead of the society कि इस पर्टिकुलर फ्लैट में अनवेरिफाइड टेनेंट्स रह रहे. So we request you to cause investigation and take relevant necessary legal action. These are the only two things you can do, nothing else. And if you feel like कि वहाँ पे कोई गैम्बलिंग हो रहा है या प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है या कोई गैर कानूनी बिजनेस हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, तो आप अपना रिस्पेक्टिव आप बोलेंगे कि उस फ्लैट में शराब खाना चल रहा है, बार चलता है 6 से 12 के बीच में, आप एक्साइज वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, आप पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए. तो यू गॉट टू इन्फॉर्म रिलेवेंट अथॉरिटीज फॉर द इलीगलिटीज दैट यू परस्यू एंड व्हाट यू विल बी टेलिंग द अथॉरिटीज की प्लीज कम एंड cause investigation. If you are uncertain, you say, please come and cause investigation. They will come. It is their duty. It is not your duty. Neither you are legally empowered to cause investigation on your own. आप नहीं जाके पूछ सकते ना,
तुम्हारा नाम सूची, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं घर के अंदर, आप कितना बॉटल दारू पी रहे हैं, मेरे को घर के अंदर आके चेक करने दो कि गैम्बलिंग हो रही है, कि प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, कि मारपीट हो रही है, कि चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, वो सब आप नहीं कर सकते हो ना। उसका अधिकार क्षेत्र जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन को दिया हुआ है। गैम्बलिंग हो रहा है तो वो इमोरल एक्ट वाले को दिया हुआ है, या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए सरकार के। इन्फॉर्म एंड फॉरगेट इट। फॉरगेट इट इन द सेंस फॉरगेट इट फॉर ए वीक और सो, एक्शन नहीं हुआ, रिपीट करो। Cause investigation is the cause, is the criteria, not that you take action. You might be wrong. They might be drinking colored tea and you will be thinking they are drinking whiskey. So if you simply go in and do anything, it will backfire on you. You will become liable for criminal action, for trespassing and for threatening and for intimidation and so many other things. Why do you want to do it? पुलिस स्टेशन को फोन लगाओ ना 100 नंबर पे, क्या तकलीफ है आपको? 100 नंबर पे फोन लगाओगे, अगर आप बॉम्बे में हो तो एश्योर 5-10 मिनट में उसका मार्शल आ जाता है, पुलिस मार्शल आ जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपका काम अपने आप ही हो जाता है। एनीवे, थैंक यू सर। Thank you, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मेहुल हरिया। मिस्टर हरिया प्लीज। Mr. Hariya Mehul? Yes, sir. Okay. Yeah. Yeah, go ahead, Yes, sir. please. सर एक क्वेश्चन था जो सुजीत सर ने पूछा, उसके वैसा ही कुछ था कि कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के ऐसे जो बैंक होते हैं उन्होंने फ्लैट यहाँ पे इंडिविजुअल से भाड़े पे लिया हुआ है। अब वो क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक वाला अपने एम्प्लॉयज, अलग अलग एम्प्लॉयज, कभी कहीं से आता है, कहीं बेंगलोर से आता है, कभी कोई ऊटी से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, यहाँ रहते हैं 15 दिन चले जाते हैं। यंगस्टर्स होते हैं, बैचलर होते हैं, लड़के लड़कियां सब कोई होते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता कौन वो यहाँ रह रहा है, 15 दिन के बाद और कोई आ जाएगा। तो इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए और इसकी लीगलिटी क्या है, यानी ये लोग रह सकते हैं कि हर एक बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड? एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन। आपने एक एग्रीमेंट एक कंसर्न के साथ में कर दिया, परत फोन 10 वेळा येत कर। आपने एक लिव इन लाइसेंस के एग्रीमेंट एक लीगल एंटिटी के साथ में कर दिया, एंड वहां पे हर 5-5 दिनों में आदमी बदली होता जा रहा है। तो 5-5 दिनों में आदमी जो बदली होता जा रहा है, पुलिस को बोलना पड़ेगा आपको कि ये आईसीआईसीआई के साथ में एग्रीमेंट है, या आईसीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन है कि भाई इसको किया हुआ, इनका वेरिफिकेशन दे दो हमको। अगर ऐसा कर सकते हो तो आप चेंज करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉय नहीं है, यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ दैट, नो। सो देयर हैज टू बी ए बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, टू से कि अनिल भाई इज माय अकाउंटेंट, सुनील भाई इज माय सो एंड सो, सुरेश भाई इज माय सो एंड सो. So that BOD resolution under the Companies Act is and under the Evidence Act, it is an irrefutable evidence. It can be taken for granted. तो पुलिस विल ऑल्सो से कि ठीक है 15-15 दिन में आके आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेकर जाओ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और कोई है, बीएमसी पे इन्फॉर्म करो, बीएमसी उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर देगा सुमोटू, और जो चार्जेस वगैरह है, पानी का चार्जेस है, बिजली का चार्जेस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो सब कमर्शियल बेस पे लगेगा। सोसाइटी का एनओसी चाहिए होगा उस चीज के लिए, बीएमसी को कन्वर्ट करने के लिए। Okay, any other question? Okay, welcome. Next question is by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis Menezes. Yes, sir. Go ahead. So this is regarding live-in license agreement. The flat is 1 BHK. The MC in the general body meeting, AGM, they put the resolution. This is not more than 5 members can stay in the flat. It's allowed.
They made a resolution in the AGM, and amendment also they have done. This is a legal one. Only 5 members allowed for live and license agreement. 1 BHK flat. Mr. Francis, tell me that Anil Bhai is having 8 people in his family. मियाँ बीवी और उसके 6 बच्चे. Now, can you pass such a resolution in your GB meeting कि the flat में flat owner भी 5 लोगों के ऊपर नहीं रह सकते? If you say yes, then you can pass such resolution against the tenant also. If you say no, कि owner is entitled to stay there with his 8-member family, then in that flat, 8 tenants also can stay. You got the logic, sir? Yes, I got the logic. What do you mean to say? The owner facility is available, then the tenant should also get. But this is like a wrong resolution they pass. It is an illegal resolution. It will become illegal only and only when you take this matter to the court. Till you don't go to the court, you can continue. MC Dadagiri. Yes, sir. Anyway, thank you for joining in, Mr. Menezes. Next question is by Mr. Vikrant Jindal. Hi, sir. Jindal is an advocate. Good evening, sir. So, question मेरा ये है कि there is a flat 3 BHK and the person is giving a flat and leave and license to 4 different people. Can he have a separate leave and license agreement with 4 different people? As yet, there is no restriction to that effect. As yet, there is no restriction to that effect. So you can have even 10 L&L agreement for the same premises with different people. For different amounts of rent, for different periods of rent, and so and so. And there is no restriction to that effect. So one agreement is equal to separate form number 11, 27, entrance fees, and PIR, that is police information report, and so and so. So as yet, there is no restriction as such. Okay, thank you. Logical point, law should restrict it, but अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है सर जी. Okay. Thank you, Mr. Jindal, for joining in. Next question is by Mr. Mahadev. Mr. Mahadev. Good evening, sir. Good evening, please. Go ahead. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आजकल जो टेनेंट रहते हैं, कोई टेनेंट क्लाउड किचन चलाता है, तो क्लाउड किचन अलाउड है सर? आपने फ्लैट अगर क्लाउड किचन के लिए लिव इन लाइसेंस में लिखा हुआ है, लिव इन लाइसेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या काम के लिए वो फ्लैट दे रहे हो भाड़े पे. जैसे और अभी किसी और ने भी पूछा था, तो मैंने उसको भी वही जवाब दिया कि लिव इन लाइसेंस के एग्रीमेंट पे आपको पर्पसेस लिखना होता है, टेन्योर लिखना होता है, अमाउंट लिखना होता है. तो इफ यू से कि आई एम गिविंग दिस फ्लैट फॉर रेसिडेंशियल कम क्लाउड किचन, देन इट इज ए डिफरेंट थिंग. तो इफ यू आर गिविंग इट फॉर क्लाउड किचन, then you have to take permissions from various authorities. Cloud kitchen का health department, food, fire, electricity company, cloud kitchen लोगे तो it will become as LT2, non-residential electricity, and so and so. So there are differences for the purposes that you can give your flat on rent. However, सर बायलॉज में कोई कैटेगरी मेंशन्ड है सर ऐसे? बायलॉज में नहीं है, लेकिन आप बायलॉज अमेंड करके वो कैटेगरी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. बायलॉज तो आप जो मार्केट में 100 रुपया 50 रुपया वाला मिलता है वो लेके आके आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना उस चीज को. लेकिन एमसीएस एक्ट तो बोलता है कि बायलॉज को अमेंड करो आपके खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन टिपिकली
99% सोसाइटीज वो नहीं करती है, जरूरत ही नहीं महसूस होती उनको, उतनी सुस्ती होती है कि नहीं करने का, तो वही चलता रहता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, Thank you, Mr. sir. Yash, thank you, sir. Mr. Yashpal Dhawan, are you there? Okay, anybody else has any other questions before we conclude? Mr. Virendra? Mr. Virendra sir? Mr. Virendra Singhvi? Okay. You have any questions, Mr. Virendra? Okay. AccuSafe, you have any other question? Yes, sir. I have one more question regarding the tenant. In a society, there are members who have not paid their stamp duty and registration, and they want their name should come into the register and issue receipt in their name. Can we issue the receipt in their name, but they have not paid their stamp duty and registration charges? Is it relating to live-in license agreement or something else? No, sir. It is regarding the purchase of the flat. An unregistered agreement is illegal, Sirji. So you cannot make any changes in your records based on unregistered agreements. I will also bring one agreement, unregistered agreement, and give it to you. Jindal Sahab also will come and give it to you. कितना एग्रीमेंट को आप आपके रिकॉर्ड में जोड़ते जाओगे? You getting the logic, sir? Yes. But if it is a registered agreement, then you can enter only the registered agreement's name. And if somebody else also registers it fraudulently, then it becomes a criminal offense. Anyway, thank you. Mr. Virendra, you have any question? Yes, sir. Can you hear me now? Yes, please, go ahead. So good evening. मुझे ये पूछना था कि जब हम टेनेंट देते हैं फ्लैट्स में रहने के लिए, उनको बैचलर्स को देते हैं, और अगर बैचलर्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एंड इन केस अगर उनमें कुछ एक्सट्रीम स्टेज पे कुछ होता है, लाइक झगड़ा होता है या कुछ अलग बातें होती है जो लीगल मैटर में जाती है, क्राइम में जाती है, तो इन दैट केस व्हाट इज द लायबिलिटी ऑन द ओनर और द सोसाइटी, और इज देयर एनी लायबिलिटी, लाइक हमें भी उसमें कुछ प्रिकॉशन लेनी है या कैसे? There is a thing called vicarious liability. Vicarious liability का मतलब ये हुआ कि जिसने गुनाह किया है सिर्फ वही लायबल है. अभी अनिल भाई बैठ के वहां पे दारू पी रहा है, उसने समझो घर पे 10 बाटली लाके रख लिया दारू की. बराबर. अब ना तो वो सोसाइटी को पता है और ना तो फ्लैट ओनर को पता है. Exactly. पर उतनी बड़ी दारू की क्वांटिटी रखना पुलिस एक्ट में भी एंड एक्साइज एक्ट में भी ऑफेंस है. Okay. तो प्रोसिक्यूट या पेनल्टी या जेल, वो एक एक्ट है, 34 सेक्शन है एक्साइज एक्ट का, उसके अंदर में ओनर को जेल नहीं लेके जा सकते, सोसाइटी को भी जेल में नहीं लेके जा सकते. हाँ हाँ. तो जो आदमी ने क्राइम किया, अभी उसने गैम्बलिंग किया वहां पे, या उसने वहां पे किसी को नाइफ कर दिया, मर्डर वर्डर कर दिया, या और कुछ गैर कानूनी काम कर दिया, या ड्रग बना रहा है वगैरह करके, तो आप थर्ड पार्टी को नहीं पकड़ सकते ना. अगर आप थर्ड पार्टी को पकड़ोगे तो फिर आप ये भी, और किसी को भी आप, बिल्डिंग की किसी को भी आप पार्टी बना सकते हो, सिक्योरिटी को भी पार्टी बना सकते हो, कि सिक्योरिटी का काम था देखने का वो चीज, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो. फॉर मतलब इन शॉर्ट, लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होने के बाद वी आर सेफ एज अ ओनर, और द सोसाइटी को हम देने के बाद ये दे आर आल्सो नॉट लायबल फॉर एनी. Exactly, that is the meaning of that police information report. Yes, yes, yes. But however, now there is a rider to this thing. Because Anil Bhai is your tenant and he does some drug manufacturing in the flat. You are not aware of that. पर आपको कोई बोलता है
कि अरे भाई आपके टेनेंट तो ये काम कर रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में वो चीज आ जाती है और आप फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं करते हो, then you become part and parcel of that crime. Okay. So it is your duty to inform the police station or the authorities, whoever so may be इस केस में। अभी अगर आपने बोला कि ड्रग का है तो ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो पहले। आप नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि भाई आपके जानकारी में था ये चीज और आपके कंसेंट से हो रहा है, तो आपको भी पार्टी बनाया जाएगा। सेम विद सोसाइटी, सेम विद योर नेबर्स, एनीबडी। ओके। अभी आप रास्ते में चल रहे हो, 2 जन हो, साइक मर्डर करके चला गया, आप उसके विटनेस हो, सरप्राइजिंगली विटनेस होने के बावजूद भी आप चुपचाप बैठ जाते हो और आप उस चीज को इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो यू आर ऑल्सो गिल्टी नॉट ऑफ द सेम ऑफेंस बट कंसीलिंग एविडेंस एंड एवरीथिंग। देयर आर वेरियस सेक्शंस टू दैट। वी हैव टू टेक केयर कि बाबा कौन टेनेंट क्या कर रहा है क्या नहीं, अगर गलत हो रहा है तो वी हैव टू लाइक इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। अगर आपके नॉलेज में आ गया तो आपको इन्फॉर्म करना है। यस। आप अमेरिका में बैठे हो, आपका टेनेंट यहाँ पे बैठा है, आपको नहीं पता चलता है, पर आपको किसी ने फोन करके बता दिया और उसके पास एविडेंस भी हो गया, तो फिर तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अथॉरिटीज को। ओके, ठीक है सर। जिंदाल साहब, कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी सर, मेरा इन्हीं सवाल के ऊपर ही प्रश्न था। जैसे आपने कहा कि अगर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सोसाइटी इन्फॉर्म करती है तो ओनर रिस्पॉन्सिबल है। सर यही प्रॉब्लम है बैचलर्स को देने के लिए घर। अभी समझो लड़कियां, 3-4 लड़कियां बैचलर्स रहती हैं, सोसाइटी की हैबिट है उनको व्हाट्सएप मैसेज करके ओनर की तुम्हारे इधर लड़के आ रहे हैं, अगर हाउस इज यूज फॉर रॉन्ग पर्पस। अभी कोई फेस्टिवल होता है, जैसे क्रिसमस हो गया, 31 जनवरी हो गई, दिसंबर हो गया, या कोई समझो अपने नवरात्रि के फेस्टिवल्स हो गए, लड़कियां लेट आएंगी तो बोलेंगे बाहर जाती हैं, दे कीप ऑन सेंडिंग द ओनर द मैसेज कि गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। ओनर इसके लिए टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि अगर वाकई में कोई गलत काम हो गया तो देन आई विल बी लायबल। इसका कोई उपाय है कि कोई बच सकते हैं? क्योंकि कई बार लीगली सोसाइटी रोक नहीं सकती बैचलर्स को रोकने के लिए, लेकिन दिस इज अ ट्रिक व्हिच दे यूज इट एंड दे से वी हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्मिंग द ओनर, ये तो गलत काम हो रहा है। जिंदाल साहब, मुझे ये बताइए, आप लॉयर हो, आपसे आर्ग्यू कर लेता हूँ 2 मिनट। हाँ जी। वो फ्लैट जो है ना, ओनर जो है ना, अनिल भाई, वो खुद एक टेनेंट है, अपना एक बैचलर है, एक बैचलर है वो। अब वो 4 लड़कियां बुलाए घर पे, हर रोज गाली गलौज करे, दारू पिए, गैम्बलिंग करे, उसका खुद का फ्लैट है ना। टेनेंट को क्यों दोष देने का, बैचलर्स को क्यों दोष देने का इसके अंदर? वो बैचलर जो फ्लैट ओनर है वो भी तो बैचलर है, या समझो। कोई फ्लैट ओनर ये काम नहीं करते? आपको ऐसा लगता है फैमिली में रहते रहते एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करते? अपने बच्चे को नहीं मारता, अपनी बीवी को नहीं मारता है? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के इतने सारे जो केसेस दिख रहे हैं आपको पेपर में और कोर्ट्स में, वो किसके से और किसी के फ्लैट में हो रहे हैं या खुद के फ्लैट में हो रहे हैं? हो रहे हैं ना सर? डावरी के लिए मारपीट होती है तो किसके फ्लैट में हो रहा है? वो होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो? तो ये बैचलर टेनेंट या पेइंग गेस्ट को कैसे आप दोषी बोल सकते हैं? सिंगल आउट कैसे कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हो? मुझे ये बताइए। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना ये सब चीजों को लेके। बात सही है, डिस्क्रिमिनेशन आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अलाउ होता है क्या डिस्क्रिमिनेशन करने को? तो अलाउ नहीं है ना सर वो चीज। अगर बैचलर टेनेंट कर सकता है तो ओनर भी कर सकता है। तो अगर मैनेजिंग कमेटी बोलती है, व्हाट्सअप करती रहती है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मैं हूं तो मैं पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करूंगा। ये देखो साहब, ये 25 मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं महीने में, ये सब चीजों के लिए मेरे को हैरासमेंट फील हो रहा है, ये मेरे को इनडायरेक्ट इंटिमिडेशन कर रहे हैं, ये मेरे लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है जाके कंप्लेंट करने में? आपके घर में जिंदाल साहब, आप लॉयर हो, आपके घर में 4 बार पुलिस आ जाती है 1 हफ्ते में, तो आपको कैसा लगने वाला है? यू विल फील कंफर्टेबल?
I won't be to talk. पूछूंगा भी क्यों आए, किस वजह से आए. फिर आपकी बीवी आपको क्या बोलेगी, आपके बच्चे क्या बोलेंगे, आपको कितना टेंशन आ जाएगा, कोर्ट के कामों में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगने वाला है. ऑल दिस आर कॉल्ड इंटिमिडेशन, ऑल दिस आर कॉल्ड हैरासमेंट. सो ये मत बोलिए कि 8 बजे मुझे खाली हैरास हुआ, उसका 4 दिनों के बाद में मेरे को हैरासमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं लगने वाला है काम पे. दिस इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, इट्स ए कंटिन्यूइंग वायलेशन ऑफ माय राइट्स. करेक्ट सर? क्या और कुछ जस्टिफिकेशन हो तो बताइए. यही प्रोटेक्शन तो यही है कि हैरेसमेंट यही बात हो सकती है, क्योंकि क्या फेयर फैक्टर ये होता है सभी लोगों को, लैंडलॉर्ड कि कल अगर कहीं गलत काम हो गया तो सोसाइटी विल कम अंडर द सेम ब्लेम कि हमने तो इंटीमेट किया था, ये आदमी इन्वॉल्व होगा, ओनर शायद इस चीज में इन्वॉल्व है बिहाइंड द बैक. मैंने मेरे लेक्चर में ये बोला कि अगर सोसाइटी में कोई गलत काम हो रहा है तो मैनेजिंग कमेटी अथवा जनरल बॉडी का कोई भी मेंबर अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है. सबका अधिकार क्षेत्र है. तो आपको क्या करना है कि आके पुलिस स्टेशन चले जाओ, और इतनी सुस्ती आ रही है तो 100 नंबर घुमा दो ना घर से बैठे बैठे. कि उतनी भी हिम्मत नहीं है घुमाने की, है ना? 99% लोगों की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि 100 तो एनोनमस कॉल है. एक्चुअली आप 100 को घुमाओगे, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करोगे, पुलिस आपका कॉल कहाँ से आया क्या आया उनके रिकॉर्ड में है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करते. बट वी आवरसेल्व्स आर गटलेस एक्चुअली. पुलिस डिस्क्लोज तो नहीं करती, लेकिन पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कॉल कहाँ से आया करके. करेक्ट है, बट दे विल नॉट डिस्क्लोज इट टू यू कि हु कॉल्ड अप, एंड दिस इज नोन, बट येट पीपल डू नॉट call up. So there is nervousness, there is fear, there is gutlessness, there is apathy, so many things are there. But आपस में झगड़ा करने के लिए उसके घर में बेल बजाएंगे, उसको व्हाट्सएप करेंगे, 4 लोगों को जमा कर लेंगे. Isn't it, sir? बिल्कुल प्रैक्टिकल, सही बात है, बिल्कुल है. Okay. One Mr. Datta had come in for asking his question. Are you there, Mr. Datta? Okay. So we will conclude today's webinar. With permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and bye-bye.